लेक्चर नंबर 8 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का हमारा ये आखिरी सेशन होने वाला है जहां पे हम लोग ऑडिट एंड ऑडिटर्स से रिलेटेड पूरे चीजों को फिनिश ऑफ करने वाले हैं और पूरी चीजें हमारी आज समाप्त होने वाली है चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स, दैट इज सीए इंटरमीडिएट लॉ से रिलेटेड, राइट। चलिए अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, आप यहाँ पे जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी के ऊपर आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक होता है फ्री क्लासेस, दूसरा होता है पेड क्लासेस। फ्री क्लासेस की बात करूं तो इसी चैनल की मदद से, दैट इज अनअकैडमी सीए की मदद से आप हमारे सीए इंटरमीडिएट के क्लासेस को देख सकते हैं। बहुत सारी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंप्लीट 100% सिलेबस यहां पे आपको मिलता है, लेकिन जो भी टॉपिक यहां पे होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाता है। ऐसा आधा अधूरा टॉपिक कोई भी नहीं होता है। वही अगर मैं बात करूं आपके साथ पेड क्लासेस की, तो आप यहां पे प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको हमसे पढ़ के अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि वाकई जो मैंने चीजें बताया वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो ऐसे केस के अंदर आप डेफिनेटली हमारे लिए प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ पाते हैं। जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, आईजी सर कोड का डेफिनेटली प्रयोग कीजिएगा। अनअकैडमी के ऊपर स्पेशल क्लासेस होते हैं जिसको एक्सेस करने के लिए आपको आईजी सर कोड का अगेन यहाँ पे प्रयोग करना होता है। चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के इस अमेजिंग से सेशन की। मैं अगर बात करूं, सबसे पहला सेक्शन जो आज हमें पढ़ना है वो है सेक्शन नंबर 145। सेक्शन नंबर 145 बात करता है ऑडिटर्स टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। मतलब क्या, यहां पे अगर मैं कहूं तो ये ऑडिटर की ड्यूटी बनती है, मतलब जिस व्यक्ति को हमने अपॉइंट किया है एज अ ऑडिटर, एज पर सेक्शन कौन सा, एज पर सेक्शन बताइए अपॉइंटमेंट कहां पे होता है, 139 के अंदर। तो इनका कहना है कि जो सेक्शन नंबर 139 के तहत हमने किसी व्यक्ति को ऑडिटर अपॉइंट किया है, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कौन सी चीज को लेके, उस व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि उसने क्या करना चाहिए, साइन करना चाहिए बेटा ऑडिट रिपोर्ट, या सर्टिफाई करना चाहिए एनी अदर डॉक्यूमेंट, जो भी यहां पे बोला गया था इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 2। मतलब क्या कि देखो 139 के तहत जो भी एलिजिबल पर्सन ऑडिटर बनाऊंगा सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 2 के साथ मिला के हुए, तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि अब देखो ऐसे केस में अगर इंडिविजुअल है तो उसने साइन करना चाहिए, लेकिन सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 2 कहता है कि एक पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी भी ऑडिटर बन सकती है। तो ऐसे केस में उस एलएलपी या उस पार्टनरशिप फर्म में जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होंगे, मतलब जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास सीओपी होगा, वो व्यक्ति भी क्या कर पाएंगे, दे आर ऑल्सो ऑथराइज्ड टू एक्ट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड साइन द ऑडिट रिपोर्ट। ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। क्या आप इस बात को समझे? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे? यस। सेकेंड, तो पहले केस में क्या बोला, अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ने ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना चाहिए, या अगर फर्म या पार्टनरशिप फर्म है तो ऐसे केस के अंदर जो भी अथोराइज पर्सन होंगे वो व्यक्ति क्या करेंगे, वो व्यक्ति साइन करेंगे ऑडिट रिपोर्ट को। ऐसी वाली पूरी चर्चा कर ली गई है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। अब देखिए सेकेंड वाला पॉइंट, द क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन एंड द कमेंट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और द मैटर्स विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी मेंशन्ड इन द ऑडिटर्स report shall be read before the company general meeting and shall be open for inspection by any member of the company। मतलब क्या बोला गया है, जो भी ऑडिटर ने अपना क्वालिफिकेशन, अपना ऑब्जर्वेशन या अपने कमेंट बताया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। देखिए यार, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अगर कोई भी ऑडिटर अपना कमेंट देता है, अपना क्वालिफिकेशन देता है या अपना ऑब्जर्वेशन देता है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे केस के अंदर कोई भी मेंबर, इट इज ओपन फॉर देम कि वो आ सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं इस चीज को। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं मेंबर्स, याद आ रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी हम लोग बिजनेस आवर्स के अंदर मेंबर्स आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कॉपीज को, और कंपनीज को उनके लिए अवेलेबल करवाना होता है। उसी प्रकार से जो क्वालिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन ऑडिटर ने दिया है, उस चीज को भी मेंबर लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ऐसा सेकेंड वाले पॉइंट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ओपन फॉर इंस्पेक्शन। अब देखिए यहाँ पे 9th वाले इसमें क्या बोला है, ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, सेक्शन नंबर 146 के तहत यहाँ पे बात करेंगे कि ऑडिटर को अटेंड करना होगा जनरल मीटिंग को। इनका कहना है कि जैसे ऑल द नोटिसेस या जो भी अदर कम्युनिकेशन है रिलेटेड टू, क्या लिखा है यहाँ पे, जनरल मीटिंग। क्या यहाँ पे बोर्ड मीटिंग लिखा हुआ है क्या? नहीं मित्रों। तो ऐसे केस के अंदर जनरल मीटिंग की यहाँ पे बात हो रही है, तो रिलेटेड टू जनरल मीटिंग ये हमें क्या ऑडिटर को भी भेजना होगा क्या? हाँ सर, हमें ऑडिटर को भी भेजना होगा। सुनिए बात को ध्यान दीजिए, एनी
एनी जनरल मीटिंग बोला है, मतलब यहाँ पे क्या ईजीएम भी आ गया, हाँ सर, क्या यहाँ पे एजीएम भी आ गया, हाँ सर, है ना। तो ऐसे केस के जनरल मीटिंग बोला ना इन्होंने, ऐसा स्पेसिफिक थोड़ी बोला कि यही वाले मीटिंग के अंदर बुलाओ, है ना। तो जितने भी अदर कम्युनिकेशन या नोटिसेस है, तो ये अदर कम्युनिकेशन या नोटिसेस को आपको किसे भेजना होगा, आपको ऑडिटर को भेजना होगा। सेकंड क्या बोला गया, ऑडिटर अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी, जब तक कंपनी खुद मना ना करे तब तक आइदर हिमसेल्फ, एक तो खुद से अटेंड करेगा या अपने अथोराइज पर्सन के द्वारा भी क्या कर सकता है, अपने अथोराइज पर्सन के द्वारा भी बेटा यहाँ पे जनरल मीटिंग को अटेंड करवा सकता है। तीसरा, ऑडिटर के पास राइट टू हर्ड होता है, मतलब अगर उसे ऐसा लगता है कि मीटिंग के अंदर कोई पार्ट उसे कंसर्न कर रहा है एज अ ऑडिटर, मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर चर्चा हो रही है और किसी व्यक्ति को क्लैरिफिकेशन चाहिए जो उससे रिलेटेड कंसर्न में आ रहा है, तो क्या ऑडिटर यहां पे अपना बोल सकता है, जो भी उसे पक्ष रखना है क्या वो पक्ष रख सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऑडिटर अपना स्टैंड ले सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ऑडिटर अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन केवल और केवल वही बिजनेस से रिलेटेड जो कंसर्न हिम एज अ ऑडिटर, मतलब जो उसको ऑडिटर के तौर पर निभाना होता है, केवल और केवल उस चीज के लिए कंसर्न रहेगा। क्या किसी और चीज के लिए, मान लीजिए कोई तीसरी चीज के लिए, जैसे कोई डायरेक्टर रेम्यूनरेशन वगैरह की बात हो रही है, तो उस केस में ऑडिटर का कुछ काम है क्या? उस केस में ऑडिटर का कुछ काम नहीं है और ऑडिटर को वो कंसर्न नहीं करने वाला है, ऐसा हमको ध्यान रखना होगा। मतलब ऑडिटर उसके अंदर उसके पास राइट टू वर्ड नहीं आता है, ठीक है। तो अपन ने तीन चीजें देखी, कौन सी? सबसे पहला बोला कि ऑडिटर को हर एक जनरल मीटिंग का नोटिस वगैरह जाना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया? दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड, ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? ऑडिटर ने अटेंड करना चाहिए खुद से, एक तो हिमसेल्फ और बाय अथोराइज पर्सन, और तीसरा राइट टू बी हर्ड यहाँ पे होना चाहिए, मीटिंग के अंदर राइट टू बी हर्ड आना चाहिए। क्या बोला मैंने? मीटिंग के अंदर राइट टू बी हर्ड आना चाहिए, ऐसी वाली बात यहाँ पे कर ली गई है। क्या आप इस बात को सभी के सभी समझ गए हो क्या? बोलो जल्दी से मुझे, है ना। यस। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ 10th वाले पॉइंट में, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन से रिगार्डिंग बात करेंगे, सेक्शन नंबर 147, ठीक है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन की बात कर रहा है, मतलब अगर आप यहां पे कॉन्ट्रावीन करते हो, क्या चीज के बारे में? अगर आप यहां पे कॉन्ट्रावीन करते हो बेटा कोई भी चीज से रिलेटेड, जो ऑडिटर ने, मान लीजिए ऑडिटर की कुछ ड्यूटीज थी, ऑडिटर ने इस ड्यूटीज को नहीं निभाया, तो मैं कहूंगा आपके साथ यहाँ पे क्या किया? ऑडिटर ने कॉन्ट्रावीन किया। उसी प्रकार से याद है आपको ADT 3 ऑडिटर को फाइल करना होता है अगर ऑडिटर रेजिग्नेशन देता है तो ऐसे केस के अंदर ऑडिटर ये रेजिग्नेशन का, मान लीजिए उसको, अब ये ADT 3 जो फाइल है ये कंपनी को, ROC को और गवर्नमेंट कंपनी में CAG को भी, ये तीनों को देना होता है। मान लीजिए ऑडिटर इस ड्यूटी को कंप्लाई नहीं करता है तो क्या? बराबर, मतलब मैं यहां पे आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं कि ऑडिटर की कुछ रिस्पेक्टिव ड्यूटीज दे के रखी थी, अब क्योंकि वो ऑडिटर ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करता है या ऑडिटर अपने काम को ध्यानपूर्वक नहीं निभाता है, तो ऐसे केस के अंदर उसने कॉन्ट्रावीन किया, कोई सेक्शंस को कंप्लाई नहीं किया, मतलब कॉन्ट्रावीन किया। तो ऐसे कॉन्ट्रावेंशन के समय में ऑडिटर की क्या क्या जिम्मेवारी होती है वो हम लोगों को इस सेक्शन के अंदर पढ़ना है। तो सेक्शन नंबर 147 बात करता है आपके साथ पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन से रिलेटेड। अब एज पर दिस सेक्शन यहाँ पे पेनल्टी लगती है कंपनी के ऊपर, यहाँ पे पेनल्टी लगती है ऑफिसर के ऊपर और यहाँ पे पेनल्टी लगती है ऑडिटर के ऊपर। तीनों पेनल्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी सेक्शन को, ये जनरल पेनल्टी है बेटा, ध्यान रखना, ये कौन सी पेनल्टी है? जनरल। एक होती है सेक्शन स्पेसिफिक पेनल्टी। सेक्शन स्पेसिफिक पेनल्टी का मतलब होता है कि उस सेक्शन के अंदर उसकी पेनल्टी दी होती है। जैसे ADT 3 को आप कंप्लाई नहीं करते हो तो वहां पे 50,000 प्लस 500 रुपए प्रतिदिन अप टू 5 लाख रुपए ऐसा लिखा हुआ है वहां पे, तो मैं कहूंगा ये सेक्शन स्पेसिफिक पेनल्टी हुई करके। वही दूसरी ओर होती है जनरल पेनल्टी, जिस सेक्शन में इन्होंने पेनल्टी नहीं दे के रखे वहां पे ये लोग जनरल पेनल्टी दे देते हैं। अब क्योंकि इन्होंने जनरल पेनल्टी दे रखी है तो उस जनरल पेनल्टी के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 147 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अब अकॉर्डिंग टू पहला, कंपनी के ऊपर if any of the provision of section 139 to 146 both inclusive contravene shall be punishable with a fine which shall not be less than 25,000 और 25,000 से लेके कितना होने वाला है यहाँ पे? 25,000 से लेके 5 लाख तक की यहाँ पे पेनल्टी लगने वाली है। ये कंपनी के ऊपर हुई। दूसरा, ऑफिसर के ऊपर कितनी पेनल्टी होने वाली है? तो ऑफिसर के केस में बोला जा रहा है यहाँ पे कि 10,000 की तो मिनिमम पेनल्टी लगने ही वाली है, उसको वो एक्सटेंड कर सकते 1 लाख तक, तो ये ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी। और
ऑडिटर के लिए क्या बोला, अगर ये कॉन्ट्रावीन करते हैं सेक्शन 139, 144 एंड 145 को, तो ऑडिटर की जो फाइन होती है ये कितनी होने वाली है, 25,000, बट एक्सटेंड टू 5 लाख और 4 टाइम्स द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लाइक। मतलब देखो क्या बोला, 25,000 से 5 लाख और 4x रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। क्या बोला यहां पे, विच एवर इज लेस करके। समझ रहे आप बात को, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि 25,000 से 5 लाख और 4x ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस, इतनी पेनल्टी पूरी लगने वाली है 139 के अंदर। ऊपर देखो क्या, इफ एन ऑडिटर हैज कॉन्ट्रावेंट सच प्रोविजन नोइंगली और विलफुलिंगली विद द इंटेंशन टू डिसीव द कंपनी। क्या बोला, जानबूझ के किया इसने, तो क्या आपको लगता नहीं है 440 इंटेंशन टू द कंपनी या शेयर होल्डर या क्रेडिटर या टैक्स ऑडिटर, तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे। और अब ये देखो, ये यहाँ पे विलफुली, नोइंगली या विलफुली वाली बात आ गई यहाँ पे, ठीक है, जानबूझ के, तो मैं कहूंगा इम्प्रिजनमेंट कराओ इसको 1 साल के लिए, या दूसरा इसको फाइन करवाइए कितना, 50,000 से लेके 25 लाख तक, 50,000 से लेके 25 लाख तक और 25 लाख, अच्छा ये हुआ, और 8x रेम्यूनरेशन, ठीक है, विच एवर इज लेस करके, ये पेनल्टी आप यहां पे लगवाइए, ठीक है। फर्दर ऑडिटर जो कॉन्विक्ट हो जाता है बेटा, तो ऐसे केस के अंदर इसको रिफंड करना होगा रेम्यूनरेशन को, और डैमेजेस भी देना होगा किसी स्टैट्यूटरी बॉडी या अथॉरिटीज या जिन भी लोगों को, मतलब जिन भी लोगों ने इसके रिपोर्ट के ऊपर ट्रस्ट करके अपने डिसीजन लिया है और उनको अगर कोई नुकसान हुआ है, तो ऐसे केस में ऑडिटर को उनके नुकसान की भरपाई करा के देना होगा। इस चीज को यहाँ पे डैमेजेस बोला जाता है, ठीक है। तो ऑडिटर यहाँ पे क्या करने वाला है, देखो सबसे पहली बात तो मैं अगर देखो यहाँ पे ऑडिटर को लंबे में लपेटा है। सबसे पहले बोला कि नॉर्मल अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रावीन करते हो तो 25,000 से 5 लाख या 4x ऑफ पेनल्टी, उसके बाद नहीं तो सीधा डबल बोले 50,000 से लेके 25 लाख तक और 5x और 8x ऑफ पेनल्टी विच एवर इज लेस। यही नहीं, अभी तो और सुनो, इनका कहना है कि ये चीजें तो ठीक है, हम आपको जेल भी करवा सकते हैं अप टू 1 लाख रुपए, और यहाँ पे एंड लिख रहा है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ जेल होना तय है और ये बची हुई पेनल्टी आना तय है जब विलफुली जानबूझ के, जैसे रामलिंगा राजू के केस में हुआ था मित्रों, सत्यम के केस में जेल भी भिजवाया गया था ऑडिटर को, क्योंकि उसने विलफुली जानबूझ के विद द इंटेंशन टू डिसीव उसने वो गलत मिस स्टेटमेंट दिए थे, और उसमें आपको रिफंड तो करना ही पड़ेगा जो भी आपको रेम्यूनरेशन मिला। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा हम लोग कहेंगे डैमेजेस भी आपको देना होगा। क्या देना होगा, बोलो जल्दी से, डैमेजेस भी आपको देना होगा, ऐसी वाली बात यहां पे बोली गई है। क्या आप इस बात को समझ गए, बोलो मुझे, है ना, यस। अब देखो फोर्थ यहां पे बोला गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शाल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई एनी स्टैट्यूटरी बॉडी और अथॉरिटी और एन ऑफिसर इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ डैमेजेस टू द कंपनी या सच पर्सन। मतलब यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगी, इंश्योर करेंगी या स्पेसिफाई करेंगी स्टैट्यूटरी बॉडी को, कि जो इंश्योर करेगा कि ये व्यक्ति ने प्रॉपरली डैमेजेस दुखी आत्माओं को दिया या नहीं दिया करके, उससे रिगार्डिंग यहां पे क्या करना होगा, उससे रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेंगी लोगों को, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखो liability of audit firm in case of audit of companies conducted by audit firm, it is proved that partners or the partnership firm has or have acted in the fraudulent manner or abetted या colluded in any fraud to the relation to the company or its directors, या liability whether civil or criminal जो भी है in any of the time being force, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग उन्हें क्या लपेट लेंगे, 447 के अंदर लपेट लेंगे, ऐसी वाली बात बोली जा रही है। मतलब ऑल्सो भी लाइबल फॉर 447, ऊपर तो जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी तो आई रही है, लेकिन उसके अलावा नीचे मैं बताऊं तो 447 के अंदर भी लपेटा। अब देखो यही नहीं, अभी और सुनो, प्रोवाइडेड दैट in case of criminal liability of the audit firm in respect of liabilities other than the fine या concerned partner or partners who has acted fraudulent manner या abated or the as the case may be colluded in any fraud shall only be liable। मतलब केवल और केवल वही लोग लायबल होंगे, लायबल ओनली दैट पार्टनर, जो क्या होंगे बेटा, जो इन्वॉल्व है ना, केवल वही पार्टनर लायबल होंगे। अगर कोई मान लीजिए ए बी सी में से ए, वैसे तो पूरी फर्म लायबल, लेकिन सी प्रूव कर देता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं था, ये चीजें तो मेरे पीठ पीछे हुई है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, वो व्यक्ति लायबल नहीं होने वाला है। मतलब लायबल केवल और केवल वही व्यक्ति होगा जिसने फ्रॉड किया है या जिसने जानबूझ के इंटेंशनली कुछ गलत किया है। अदरवाइज क्या वो व्यक्ति लायबल होने वाला है क्या, अदरवाइज वो व्यक्ति लायबल नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो आओ देखो,
सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई द ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज। अब इनका क्या कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ आइटम्स ऑफ कॉस्ट मतलब कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में बताती है, कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में बताती है जहां पे आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है। अब ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का मतलब क्या होता है, यहां पे आपको इस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है कि आप पर यूनिट आप या पर जो भी आप यहां पे प्रोडक्ट बनाते हो उसके पर प्रोडक्ट वाइज आप लोग क्या निकाल सके, कॉस्ट निकाल सके करके, वैसे इसकी यहां पे बात की जा रही है। तो सेक्शन नंबर 148 क्या कहता है, देखो, प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। अब देखिए यहां पे क्या बोला गया है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द प्रोविजन ऑफ ऑडिट, या जो भी बाकी चीजों से रिलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऐसे क्लासेस ऑफ कंपनीज बेटा जो एंगेज्ड है प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स और प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज जो हमने प्रिस्क्राइब करके रखा है, तो हम उन्हें डायरेक्ट करेंगे कि हमें क्या चाहिए, आप यहां पे पर्टिकुलर्स मेंटेन करोगे कैसे चीज से रिलेटेड, यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर या अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट, जो भी केस होगा उस हिसाब से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हुए चलोगे। ऐसी वाली बात बोली गई है। क्लासेस ऑफ कंपनीज के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट इशूइंग सच ऑर्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास ऑफ कंपनी जो रेगुलेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट या कंसल्ट द रेगुलेटरी बॉडी। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंपनीज है जो स्पेशल एक्ट के अंदर रेगुलेटेड होता है, तो हम लोग कहेंगे यहां पे कि वो स्पेशल एक्ट या हम कंसल्ट करेंगे उस रेगुलेटरी अथॉरिटी से। जैसे इंश्योरेंस कंपनी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं, तो IRDA एक्ट के अनुसार मैं उस बॉडी से क्या करूंगा, कंसल्ट करूंगा कि मैंने कैसे चीजें लाना चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेंगी, मैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेंगी कि कैसी चीजें हमने लाना चाहिए। उसके बाद तीसरा, if central government is of the opinion that it is necessary to do so, as the case may be, direct the audit of cost records। ये किसके, देखो ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात किया कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में मेंटेन कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि हम आपको एक अमाउंट स्पेसिफाई करेंगे टर्नओवर वगैरह वाइज में, जहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि हम आपको क्लासेस ऑफ कंपनीज के बारे में बता देंगे। उस क्लासेस ऑफ कंपनीज में अगर वो क्लासेस ऑफ कंपनी उतने टर्नओवर से एक्सीड कर है, तो ऐसे केस के अंदर आपको कॉस्ट के रिकॉर्ड्स भी क्या करना होगा, कॉस्ट के रिकॉर्ड्स को ऑडिट करवाना होगा, बराबर ना। आपने ऊपर कोई स्पेसिफाई क्लासेस के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, अब उस कॉस्ट रिकॉर्ड्स को ऑडिट कराने की बारी यहां पे बात कर रहे हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऑडिट कराएंगे उस रिकॉर्ड्स को जिसमें आपने कॉस्टिंग की सारी चीजें बोली गई है। तो वो नेटवर्थ के बेसिस पे हो सकता है, टर्नओवर के बेसिस पे हो सकता है। उसके बाद देखिए, the cost audit shall be conducted by cost accountant who shall be appointed by board on such remuneration as may be prescribed। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे। अब देखो, in case of the companies which are required to constitute audit committee, board appoint करेगा बेटा किसे, इंडिविजुअल, जहाँ पे cost accountant या firm of cost auditor वगैरह होने वाला है, audit committee recommend करेंगी, board appoint करेंगी, है ना। और दूसरा फिर देखिए, remuneration recommended by audit committee under A shall be considered and approved by board of directors and ratified subsequently by shareholders। मतलब रिकमेंड करेंगे कौन, रिकमेंड करेंगे यहाँ पे ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको कंसीडर करके अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने का काम, ध्यान रखना एमसीक्यू आएगा, अप्रूव करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, लेकिन उसको रैटिफाई मेंबर्स लोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली गई है। अब देखो क्या बोला गया, इन केस जहाँ पे ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल फर्म ऑफ, तो वहां पे सब्सिक्वेंटली उधर रैटिफाई, मतलब यहाँ पे सिंपल सी वही बात है जो अपन ने अभी देखा ना, ये दोनों चीजों के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। इनको कॉस्ट ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करना होगा। सेक्शन नंबर 148 यहाँ पे लागू होता है। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन भी हम लोग कॉस्ट ऑडिटर के बारे में बात करते हैं। जैसे सेक्शन नंबर 141(1) के 141(3) के जो ये थे क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, वो सेम यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट के लिए भी अप्लाई होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो कॉस्ट ऑडिटर्स होते हैं ना, द रिपोर्ट ऑफ द, क्या बोला है देखो, The report on the cost audit shall be submitted by cost accountant to the board of directors। कंपनी इसको 30 दिन के अंदर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्निश करेंगी अपने बाकी इंफॉर्मेशन के साथ, बराबर। और अगर यहाँ पे कंसिडर, अगर इफ आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा ओपिनियन लगता है कि उनको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो फर्दर इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन भी आपसे बुला सकती है। अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो इसके लिए भी पेनल्टी दे के रखी है यहाँ पे, 147 को देख लो बोले तो
आपको पेनल्टी दिख जाएंगे, मतलब वो जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा ना जनरल स्पेसिफिक वाले, तो सेम एज इट इज पेनल्टी लगती है, इनके ऊपर भी मुटेडिस मुटेंडिस अप्लाई हो रहा है। मतलब जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर ऑफ द कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगती है अगर उसने नॉट विलिंगफुली किया या विलफुल किया, तो क्या होता है, जेल होती है 1 साल की, और वो 8x ऑफ पेनल्टी 50,000 से 25 लाख वाली है ना। तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि ये वाली चीजें सेम कॉस्ट ऑडिट के लिए भी अप्लाई हो जाती है, जैसे एक ऑडिटर के ऊपर हो रही है, ठीक उस कदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे होते हैं हमारे सारी चीजें समाप्त, यहाँ पे हो जाती है हमारी पूरी चीजें फिनिश। जितना भी हमने देखना था, जितना भी हमने चर्चा करना था, वो सारी चर्चाएं हो जाती है यहाँ पे समाप्त रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 10। होप सो आपका चैप्टर नंबर 10 बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो गया, और सारे के सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है इस चीज के, है ना। पूरे के पूरे 8 लेक्चर हमें लगे इसको कंप्लीट करने के लिए। तो होप सो आप सभी लोगों को सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से समझ गई हो। मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो आप यहाँ पे प्लस या आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, सेम चीजें आइकॉनिक में। उसके अलावा यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है। प्लस हो या आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, आप यहाँ पे IG सर कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, क्योंकि ठंडा मतलब कोका कोला और कोड मतलब IG सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को देखने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलता हूं मैं आपके साथ ऐसे अमेजिंग सेशंस के साथ, और जब भी आपको मेरे कोई भी फ्री लेक्चर्स को ट्रैक करना है जो मैंने CA इंटरमीडिएट से रिलेटेड लिया हो, तो आपको सारे सेशन इस वाले लिंक पे मिल जाएंगे, दैट इज bit.ly/IG सर लाइव। इसको स्मॉल में टाइप कीजिएगा, URL की जगह, गूगल सर्च नहीं करना है, URL की जगह इसको पेस्ट करना है, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।